नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर हमारी बेहद ही खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। सरकार ने बजट से पहले और जीएसटी के बाद बड़ा रिफॉर्म किया है। सरकार ने इकोनॉमी को एफडीआई का बूस्टर दिया है। कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में भी सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी। साथ ही कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर में भी विदेशी निवेश के लिए नियम आसान कर दिए हैं। सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को आसान करने के लिए विदेशी एयरलाइंस को 49% निवेश की मंजूरी दे दी है। विदेशी एयरलाइंस को निवेश के लिए सरकार की मंजूरी हालांकि लेनी होगी। और सरकार के इस फैसले का क्या होगा असर? इकोनॉमी पर एफडीआई नियमों में ढील देने का क्या होगा इंपैक्ट? क्या इस फैसले से ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार? इन्हीं सब पर हम आज एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के बाद सरकार का बड़ा रिफॉर्म। बजट से पहले एफडीआई का बूस्टर। विदेशी निवेश से मिलेगी ग्रोथ को रफ्तार। मोदी सरकार रिफॉर्म्स के एजेंडे पर पीछे नहीं हटना चाहती है। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार बड़े फैसले लेने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। कैबिनेट ने रिटेल सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। ये निवेश ऑटोमेटिक रूट के जरिए होगा। इससे पहले एफडीआई के तहत निवेश करने पर एफआईपीबी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। विदेशी रिटेलर्स भारत में निवेश करने के लिए और प्रेरित हों, इसके लिए सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत 30% लोकल सोर्सिंग के लिए 5 साल का वक्त देगी। पहले ये 3 साल था। साथ ही अभी जितना भी ग्लोबल सोर्सिंग के लिए प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें जितनी बढ़ोतरी होगी उसे ही सिर्फ 30% में शामिल किया जाएगा। देखिए, लोकल सोर्सिंग की जो 30% रिक्वायरमेंट है वे किसी भी सिंगल ब्रांड रिटेलर के लिए है, हमेशा के लिए। ये आज यह फैसला हुआ है कि जो ग्लोबल मार्केट के लिए भी सोर्सिंग करते हैं उनको पहले 5 साल में वो उसमें जो अगर कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है उसका भी हम क्रेडिट देंगे। यही केवल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को पावर एक्सचेंज में निवेश को मंजूरी दी है। आईपीओ के जरिए पावर एक्सचेंज में निवेश को मंजूरी दी गई है। वहीं विदेशी एयरलाइंस को अब एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। लेकिन विदेशी एयरलाइंस सरकार से मंजूरी के बाद ही एयर इंडिया में निवेश कर पाएंगी। माना जा रहा है कि इससे एयर इंडिया में विनिवेश करने में आसानी होगी। FDI facilitates faster development of Indian economy. FDI denotes the confidence of the foreign investors into Indian economy. FDI brings technology. FDI brings in necessary investments. The savings of India are rising. Along with that, if we get more FDI, obviously that will facilitate speedier development. So we reviewed the roadblocks and we have decided to allow certain sectors in which we'll get investments. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ने से इसका असर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। विदेशी कंपनियां अब भारत में किसी भी कंपनी को आसानी से खरीद सकती हैं। साथ ही विस्तार करने के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी। लिहाजा ऐसे में नए प्लांट भी लगेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन यानी CAIT ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ऐसा करके बीजेपी ने अपना चुनावी वादा तोड़ा है, क्योंकि इससे बाहर की बड़ी कंपनियां भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगी। जीएसटी के बाद सरकार ने कई सेक्टर में एफडीआई नियम आसान करने के बाद अपनी मंशा साफ कर दी है। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी। बजट में भी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले लेकर ऐसे ही चौंका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये कह सकते हैं कि एफडीआई का बूस्टर डोज दिया गया है इकोनॉमी को, और जीएसटी के बाद सरकार का बड़ा रिफॉर्म भी कहा जा सकता है। इस पर जरा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त हर्षवर्धन जी मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ मनीष मंधाना जी इस पूरी डिस्कशन में शामिल है, जॉइंट MD है मंधाना इंडस्ट्रीज के। साथ ही हमारे साथ BC भारतीय जी है, नेशनल प्रेसिडेंट है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, दैट इज CAIT। सबसे पहले BC भारतीय सर, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से
सिंगल ब्रांड रिटेल में सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को हरी झंडी दी है। शायद सीएआईटी उससे ज्यादा उतना खुश नजर नहीं आ रहा है। सर, क्या रीजन है इसके पीछे? स्वाति जी, आपको ये समझना जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है कि हमारा देश एक कंजम्पशन मार्केट है। हमारे यहाँ रोजगार के अवसर मिनिमम है। जो रोजगार है वो स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। छोटे से कैपिटल में, छोटे से जगह पर हमारे करोड़ों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। हमें हमारे लोगों को डेवलप करना जरूरी है या विदेशियों को सजा सजाया बाजार देना जरूरी है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? अगर हमारे को लगता है कि हमारे यहाँ कोई कमी है तो हमारी कमी को आप अच्छा करिए ना। आपने कौशल विकास की बात की, अपग्रेडेशन की बात की, आप कितना पैसा डाल रहे हो? अगर विदेशियों को लाना ही सिर्फ बूस्टर टू इकोनॉमी है तो ये एक बड़े विचित्र किस्म की परिभाषा होती जा रही है कि जो काम हमने विदेशियों से करा दिया ये ग्रेटेस्ट रिफॉर्म हो गया, ये इकोनॉमी को बूस्टर हो गया। इकोनॉमी चलेगी देश के लोगों से। इकोनॉमी चलेगी जब ग्रास रूट का आदमी पैसा कमा के सेविंग करेगा। कहां से करेगा सेविंग? अभी उसके तो कमाई के लाले पड़ जाएंगे, हर जगह ये लोग आ जाएंगे। हम लोग अगेन आर्थिक गुलामी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कोई माने या न माने, बट 10 years डाउन द लाइन, 25 years डाउन द लाइन हमारी इकोनॉमी क्या रहेगी? सरकार पहले वो व्हाइट पेपर सामने रखे ना। सिर्फ बोलना कि हमने कर दिया, ये वन साइडेड जो चल रहा है, दिस इज नॉट गुड। भारती जी, आपको लगता है कि एक सजा बाजार हम एक्चुअली जो विदेशी कंपनियां उनके लिए यहाँ पर सेट कर रहे हैं? आपने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं, क्योंकि इसी के पहलू को और समझने के लिए मैं अब मनीष मंधाना जी के पास जाऊंगी। मनीष मंधाना जी, यहाँ पर सीआईटी इसका विरोध कर रहा है, वो ज्यादा खुश नहीं है इस 100% एफडीआई से। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ पर खुद इतने ज्यादा मौके नहीं है, आप बाहरी कंपनियों को क्यों सजाया बाजार दे रहे हैं? आप बताइए, आपका व्यू पॉइंट इस पर क्या है? क्या ये वाकई बेनिफिशियरी होने जा रहा है रिटेल सेक्टर के लिए? जी, मैं अपने फेलो पैनलिस्ट से कुछ हद तक अग्री भी करता हूँ। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री जो है उसे बढ़ावा देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कंट्री का होना बहुत ज़रूरी है, और मैन्युफैक्चरिंग के चलते रिटेलिंग भी अगर अपने ही देश के ब्रांड करें तो ऑलवेज वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है और लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। और फायदे ये हैं कि भाई अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है और यहाँ पे अपना व्यापार शुरू करती है, उसके साथ वो काफ़ी नॉलेज, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेके आती है। अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करे तो इंडिया के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रिटेल सेक्टर जहाँ तक कंसर्न्ड है या ऑपरेशंस लेवल जहाँ तक कंसर्न्ड है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया पे फोकस कीजिए। आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1200 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो ये बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट ज़रूर है। और यहाँ पे सजाया बाजार तो है ही बाहरी कंपनियों के लिए। लेकिन जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं और बाहरी कंपनियां अपना माल सारी जगह से आउटसोर्स करती है, लेकिन जब वो इंडिया में आएगा इंपोर्ट होके, तो इंपोर्ट पॉलिसी पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर इनको लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो इंपोर्ट के नॉर्म्स चेंज किए जाएं, क्योंकि उनके लिए इतना आसान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ की लोकल कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब लोकल कंपनियों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव भी है कि एक एक्सपेंशन में मदद मिलेगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और नए नए प्लांट्स भी यहाँ पर डेवलप होंगे अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पर भारत में आकर इन्वेस्ट करती हैं। ये मनीष जी, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा है। अब जरा हम एयर इंडिया के विनिवेश की बात करते हैं, जिसके लिए हर्षवर्धन जी, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, विदेशी एयरलाइंस को 49% निवेश की मंजूरी दे दी गई है। जरा ये मुझे समझने में थोड़ा आसानी होगी अगर आप दर्शकों को भी बताएंगे कि अभी ऑलरेडी जो एयर इंडिया है वो डेट रिडन है, ये कितना आसान आपको ये पूरी प्रक्रिया नजर आ रही है इस विनिवेश की मंजूरी के बाद?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जहाँ तक एविएशन में एफडीआई का सवाल है, तो ये कोई बहुत बड़ा इसमें वेरिएशन नहीं आया है। जो 49% फॉरेन एयरलाइंस को आप दूसरी एयरलाइंस में इक्विटी लेने की परमिशन दे रहे थे, उससे अभी तक एयर इंडिया को अछूता रखा गया था, क्योंकि एयर इंडिया एक राष्ट्रीय संस्था है, नेशनल कैरियर है और उसकी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब क्योंकि गवर्नमेंट पिछले 1-1.5 साल से लगातार एयर इंडिया के निवेश का प्रयास कर रही है, तो जाहिर है कहीं उनको महसूस होता है कि जब तक फॉरेन कैरियर्स यहाँ पर अपना स्टेक इसमें नहीं ला पाएंगे, तब तक उनके लिए उसके लिए बायर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए उन्होंने 49% के जो रूल्स दूसरे एयरलाइंस में एप्लीकेबल हैं, वही रूल्स जो हैं एयर इंडिया के लिए भी परमिट कर दिए हैं। तो ये जो मेजर चेंज है वो सिर्फ इतना है। पर यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहली बार इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब एयर इंडिया जो इंडिविजुअल यूनिट थी, मर्ज्ड एंटिटी नहीं थी, उस समय भी गवर्नमेंट ने एक प्रयास करा था कि एयर इंडिया को हम प्राइवेटाइज करें, और उस टाइम फॉरेन कैरियर्स को 75% इन्वेस्टमेंट के साथ वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देने के लिए उन्होंने बात भी करी थी। तो उस समय भी शुरू में तो लोगों का इंटरेस्ट आया था, और आखिर में सारे जो बायर्स थे वो पीछे हट गए। तो यहाँ हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एयर इंडिया की अपनी मार्केटेबिलिटी क्या है। मार्केटेबिलिटी जो जिस तरह के उनके फंडामेंटल्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, जब तक उनमें सुधार नहीं होगा तब तक किसी बायर का कितना इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा होगा, फैसिलिटेशन रूल्स हैं, राइट। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को काफी ल्यूक्रेटिव भी ऑफर बनाना पड़ेगा इस निवेश को मंजूरी के बाद। इसके कुछ और पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मनीष मंधाना जो बीसी भारतीय जी भी मौजूद हैं, एफडीआई ये जो अनाउंसमेंट हुए उसको लेकर। तो बजट से पहले एफडीआई बूस्टर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है, और 49% एफडीआई की मंजूरी मिली है एयर इंडिया को। लेकिन मैं फिर से बीसी भारतीय जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सीआईटी से कुछ खास खुश नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि डाउन द लाइन ये एक्चुअली इफेक्ट करेगा इन अ गुड वे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसको एफडीआई की जरूरत थी, या फिर वो किसान जो कि एक पर्टिकुलर लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर बाहर से कंपनी आती यहाँ पर इन्वेस्ट करती तो शायद डाउन द लाइन उनको भी कोई फायदा होगा इससे? मैडम, अपने देश में खास बात क्या है, जो भी पॉलिसी बनाना है उसका जस्टिफिकेशन दे दो कि किसान के लिए हो रहा है, कंज्यूमर के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है। किसान के लिए 1947 से काम हो रहा है और वो बद से बदतर हो गया। हर बजट में किसान के लिए हो रहा है, सारी पॉलिसी किसान के लिए हो रही है। तो अगर किसान के लिए करना है तो देश के लोगों को डेवलप करो ना। देखिए, जब 92-93 के आसपास ये पॉलिसी लाई गई थी एफडीआई की, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हम एफडीआई वहां लाएंगे जहां टेक्नोलॉजी आती है, हम एफडीआई वहां लाएंगे जहां ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, या हम एफडीआई वहां लाएंगे जहां ह्यूज एम्प्लॉयमेंट होता है। ये तीनों चीज गायब है। हम पर भारतीय जी, आपको लगता नहीं इससे यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी एक कंपटीशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी, तो शायद जिनके लिए माल बनता है कंज्यूमर से, उनको भी फायदा होगा, एक हेल्दी माहौल बनेगा। आप ये फील करते हैं ऐसा भारतीय जी? मैडम, कंपटीशन कहाँ होता? नहीं, आप मेरे को बताइए कंपटीशन किस बात का? ये लोग अंडर प्राइसिंग करते हैं, ये सारी कंपनियां लॉस में चल रही है, गवर्नमेंट इंक्वायरी क्यों नहीं करती? अगर व्यापार करना है तो फिर ये लॉस में कैसे बेच रहे हैं? हजार करोड़ के लॉस आ रहे हैं इनके, एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके पास सस्ते में पैसा है, या जो भी पैसा है ये वो पैसे को यहाँ डंप करके यहाँ के लोगों को समाप्त कर देना चाहते हैं। 2-3 साल में जब यहाँ के लोग समाप्त हो जाएंगे तो ये राजा बन जाएंगे। भारतीय जी, लेकिन अब आपका स्टेप क्या रहने जा रहा है? क्योंकि आपने तो विरोधों की एक पूरी लिस्ट गिना दी है इस पूरे फैसले के चलते, तो सीआईटी अब क्या करने जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि फैसला तो आ चुका है कैबिनेट का? मैडम, इमीडिएटली हम लोग हमारी नेशनल बॉडी की मीटिंग कॉल करेंगे, जहां देश भर के व्यापारी जमा होंगे, और क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना
ये वो मीटिंग में हम लोग तैयार करेंगे कि अब ऐसा नहीं होगा कि पीठ पे भी मार दो, पेट पे भी मार दो, मुंह में भी मार दो। अब थक गए, अब बहुत थक गए। वी हैव ट्राइड टू बी विद गवर्नमेंट, मगर जब पेट पे मार पड़ने लग जाएगी तो फिर चुप रहा नहीं जाएगा। मनीष जी, आप क्या इस विरोध से सहमत हैं जो कि भारती जी जता रहे हैं कि हम वाकई इस पूरे कदम का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो कदम है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है? जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट निकाले उसमें दोनों तरफ का वातावरण देखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस देश में टेक्नोलॉजी को आना बहुत ज़रूरी है, इस देश के रिटेलिंग को मॉडर्नाइज होना ज़रूरी है। फ़ायदे जब मैं कहूँगा कि उस चीज़ से ये फ़ायदे होंगे कि यहाँ पे जॉब और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और साथ ही मनीष, आपको लगता है कि इंडियन सिंगल ब्रांड ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म पर भी उभर कर आएगा इस पूरे कदम के बाद? 100% मेरे हिसाब से दिस विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। आई थिंक ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। यहाँ पे हम डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट लाइन या अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या अपनी होल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें बैलेंस्ड रुख अपनाना जरूरी है। जहां फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करे तो एक सर्टेन बड़ा परसेंटेज उनको इंडिया में ही बनाना जरूरी है। बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो भारती जी कह रहे हैं कि वो टोटली इसका विरोध करते हैं, क्या आप उनके इस विरोध से सहमत हैं? मनीष, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मनीष, आप क्या भारती जी के इस विरोध से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं। उनके विरोध से जरूर सहमत हूँ। मैं आपका भी कुछ ऐसे कदम रहने जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हाँ, इसको लेकर सरकार को कोई कदम लेने चाहिए? अब 100% एफडीआई निवेश सिंगल ब्रांड रिटेल में पूरी तरीके से आप इसका विरोध करते हैं? पार्शियली आप क्लियर डेफिनेट गाइडलाइन होनी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। पार्शियली मैं इसका विरोध करता हूँ और इसकी एक गाइडलाइन होनी चाहिए। मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगा जी कि 70 साल से हम लाए हैं तूफान से ये कश्ती निकाल के, ये अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं बनी। और इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? वापस गुलामी। ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू बीसी भारती जी यहाँ पर रखा है। लास्ट कमेंट्स में इनफैक्ट हर्षवर्धन जी से लेना चाहूंगी एयर इंडिया विनिवेश को लेकर। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर क्योंकि 49% विदेशी निवेश की बात, यहाँ पर विनिवेश की बात हो रही है, माफ कीजिए, लेकिन जो कंट्रोल रहेगा वो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा होगा, कैसे इस पूरे ऑफर को ल्यूक्रेटिव बनाया जाएगा, इन कुछ पॉइंट्स पर अभी भी एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा वो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहे और इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कंट्रोल तो आपको जो नया ऑपरेटर आएगा उसको ही देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट भी यही है कि गवर्नमेंट ये मानती है कि अब उनके बस का चलाना नहीं है। एक तरह से उन्होंने अपनी डिफीट इस मामले में एक्सेप्ट कर ली है कि एयर इंडिया को चलाना उनके बस का बात नहीं है। इसके लिए पैसा भी चाहिए और कार्य क्षमता भी चाहिए। तो दोनों क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने अपनी नाकामयाबी दिखा के अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब दूसरा आदमी आएगा तो उसको कंट्रोल तो आपको देना पड़ेगा, पर टेक्निकली 51% ओनरशिप, क्योंकि एयर इंडिया नेशनल कैरियर है, वो सरकार को अपने पास रखनी है। जहाँ तक मैनेजमेंट कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का सवाल है, वो तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, नहीं तो लेकिन हर्षवर्धन जी, एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाह रही थी। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कई ऐसे भी रूट्स हैं यहाँ पर जिनको ज्यादा फायदे का सौदा नहीं माना जाता है, जहां पर घाटा है। वहां पर ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे हो सकता है? प्राइवेट एयरलाइंस आएंगी, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगी? ये पूरा प्रोसीजर कैसे हो सकता है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि गवर्नमेंट को अपनी गाइडलाइन ये बनानी पड़ेगी कौन से आपके स्ट्रेटेजिक रूट हैं जिनको आप नॉन कमर्शियल रीजन से चला रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो एयर इंडिया एक तरह से गवर्नमेंट की आर्म के तौर पे चल रहा था, और जहां उनको डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन करना था या इंटरनेशनल मार्केट में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से एक्सपेंशन करना था, वहाँ पे एयर इंडिया को उस तरह डायरेक्ट कर देते थे। और कुछ हद तक जो एयर इंडिया को सपोर्ट मिली है वो उस वजह से मिली है। थोड़े समय के बाद वो सेक्टर्स अपने आप वायबल भी हो जाते हैं, वो भी देखने में आया है। पर
अभी क्या है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसका कंसर्न तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी से होगा, और उस प्रॉफिटेबिलिटी में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव और उनका ऑब्जेक्टिव कितना टैली करता है, इसके जो बैलेंस है उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी गाइडलाइन जो है अपने अप्रोच पेपर में और जो आपका बिड डॉक्यूमेंट है उसमें दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल सर। वैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिटेल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर, 100% एफडीआई निवेश को मंजूरी दे दी गई है सिंगल ब्रांड रिटेल में, वहीं 49% विनिवेश की मंजूरी एयर इंडिया में दे दी गई है। अब आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ विरोध के स्वर भी उठे हैं, जैसा कि बीसी भारती सर हमारे साथ पैनल में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि क्यों यहाँ पर इंडियन मार्केट में हमारे पेट पर लात मारी जा रही है, जिसको लेकर अब एक्चुअली सरकार के पास जाकर वो इस पर अपने विरोध के स्वर भी आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है राय मशवरा कुछ जरूर करे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, साथ ही मनीष मंधाना जी एंड बीसी भारती जी हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और अपनी राय आगे रखने के लिए।